दिल्ली में सरकारी बंगला 12 जनपद से साल 1989 में पहली बार जो रामविलास पासवान का नाता बना वो अंत समय तक बना रहा। लुटियंस दिल्ली में शायद ही कोई नेता किसी एक सरकारी ठिकाने में इतने लंबे वक्त तक रहा हो। हालांकि साल 2009 में ऐसा मौका भी आया जब पासवान के सामने ये बंगला छोड़ने की नौबत आ गई। तब लालू प्रसाद की मदद से पासवान 2010 में राज्यसभा सांसद बने और अपने 12 जनपद के सरकारी बंगले को बचा पाए। दरअसल पासवान 12 जनपद को अपने लिए काफी शुभ मानते थे। रामविलास पासवान बिहार से ज्यादा केंद्र की सियासत में सक्रिय रहे। साल 2004 में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपीए सरकार के गठन की रूपरेखा तैयार हो रही थी। तब रामविलास पासवान की एलजेपी ने लोकसभा की 4 सीटें जीती थी। उस समय एलजेपी को यूपीए के साथ लाने के लिए खुद सोनिया गांधी दिलचस्पी ले रही थी। वो समय भी आया जब पासवान को मनाने के लिए सोनिया गांधी 10 जनपद से पैदल चलकर रामविलास पासवान के 12 जनपद स्थित उनके आवास पर पहुंची। पिता रामविलास पासवान राजनीति में जाना पहचाना नाम थे, लेकिन बेटे चिराग पासवान फिल्मी दुनिया में करियर बनाना चाहते थे। साल 2011 में चिराग की फिल्म मिले ना मिले हम रिलीज हुई। अपने बेटे की हौसला अफजाई के लिए रामविलास पासवान ने राहुल गांधी को फिल्म देखने का न्योता दिया। इसके लिए दिल्ली के साकेत पीवीआर को बुक किया गया। राहुल गांधी ने पूरी फिल्म देखी। तब थिएटर में पासवान की फैमिली और उनके कुछ सहयोगी ही मौजूद थे। बाद में संसद में भी फिल्म की स्क्रीनिंग की गई, जिसे कई सांसदों ने देखा। रामविलास पासवान खाना बनाने के तो शौकीन थे ही, अपनी मेहमान नवाजी से भी सबका दिल जीत लिया करते थे। दिल्ली में उनके सरकारी बंगले पर अक्सर राजनीतिक सहयोगियों से लेकर पत्रकारों और पारिवारिक मित्रों की महफिल जमती रहती थी। तब पासवान खुद नॉनवेज बनाते थे और अपने हाथों से सबको परोसते भी थे। अपने पारिवारिक मित्रों के लिए चाय नाश्ता तैयार करते पत्नी के साथ उनकी एक तस्वीर काफी चर्चित रही है। रामविलास पासवान ने केंद्र में रेल मंत्री रहते कुलियों के लिए रैन बसेरा के साथ साथ रेलवे पास का भी तोहफा दिया था। यही वजह है कि उनके निधन से सिर्फ नेता और कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि रेलवे के कुली भी गमजदा हैं। पटना रेलवे स्टेशन के कुलियों ने पासवान को देश का बेहतर रेल मंत्री बताते हुए उनकी याद में निर्गुण गाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आके मोर जाना माहो दिहाले, आके मोर कारा माहो दिहाले, के मोर जाना माहो दिहाले, आके मोर कारा माहो दिहाले, किया हो रामा अरे कौने भाई आया लाना ले या बन रे की किया हो रामा अरे कौने भाई आया लाना ले। रामविलास पासवान ने केंद्र सरकार में कई बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। रेलवे और दूरसंचार मंत्री रहते उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए जिसे आज भी याद किया जाता है। पासवान ने जब रेल मंत्री की कुर्सी संभाली तो देश भर में सिर्फ 9 जोन हुआ करते थे। उनके कार्यकाल में रेलवे जोन की संख्या बढ़कर 16 हो गई, तो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर को भी रेलवे जोन का तोहफा दिया। यही नहीं, कुलियों को रैन बसेरा और रेलवे का पास का तोहफा देकर उनका दिल जीत लिया। दूरसंचार मंत्री रहते रामविलास पासवान के एक फैसले ने टेलीकॉम जगत में क्रांति ला दी थी। ये वो जमाना था जब मोबाइल फोन पर आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल के भी पैसे देने पड़ते थे, जो मोबाइल उपभोक्ता की जेब पर तो भारी पड़ता ही था, टेलीकॉम के प्रचार प्रसार में भी बड़ा रोड़ा था। आखिरकार पासवान की कोशिशें रंग लाई और वो दिन भी आया जब इनकमिंग कॉल फ्री हो गया। इस फैसले ने भारतीय टेलीकॉम की दुनिया ही बदल दी और इसकी वजह से मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती चली गई।
खगड़िया की मिट्टी में पल बढ़कर रामविलास पासवान ने पूरे देश में नाम कमाया। अलौली के मघोना स्कूल में उन्हें प्रारंभिक शिक्षा मिली तो मैट्रिक करने खगड़िया जाना पड़ा। तब के पीडब्ल्यू स्कूल और आज के JNKT स्कूल में उन्होंने 10वीं की पढ़ाई पूरी की। फिर उच्च शिक्षा के लिए खगड़िया के कोशी कॉलेज में दाखिला लिया। वो चुनावी सभा करने जब भी खगड़िया के JNKT मैदान आते थे, अपने बचपन के दिनों के स्कूल को जरूर याद करते थे। चुनावी सभा करने के बाद कई बार तो वो अपने स्कूल देखने चले जाते थे जहां उनका बचपन गुजरा था। रामविलास पासवान न सिर्फ मछली के शौकीन थे, बल्कि उसे अपने लिए बेहद शुभ मानते थे। मछली खाए बिना वो कभी चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकलते थे, तो कभी लंच बॉक्स में वो मछली पैक करवा लिया करते थे। उनके इस शौक को लेकर लालू प्रसाद अक्सर उनसे मजाक किया करते थे। एक बार पत्रकारों के सामने ही लालू ने पासवान के लंच बॉक्स को लेकर चुटकी ले ली, तो पासवान ने भी मछली हाजिर कर दी। तब दोनों नेता साथ में लंच करते थे और उसके बाद सभा में साथ साथ दहाड़ा भी करते थे। रामविलास पासवान अपने मामा रामसेवक हजारी के बेहद करीब रहे। इसका उन्हें राजनीतिक फायदा भी मिला। साल 1991 में राजनीतिक उथल पुथल को भांपते हुए जब रामविलास पासवान ने हाजीपुर छोड़ने का फैसला लिया तो उनकी नजर रोसड़ा सीट पर गई, जहां उनके मामा रामसेवक हजारी 1977 में सांसद बने थे। यहां उन्हें उनके सियासी और पारिवारिक संबंधों का फायदा जीत के रूप में मिला। बाद में उन्होंने रोसड़ा सीट अपने भाई रामचंद्र पासवान को सौंप दी। परिसीमन के बाद रोसड़ा सीट समस्तीपुर में तब्दील हो गई और रामचंद्र पासवान के बाद उनके बेटे प्रिंस राज ने भी यहीं से जीत दर्ज की। रेल नगरी जमालपुर से रामविलास पासवान का गहरा नाता रहा है। छात्र जीवन से ही वो जमालपुर की गलियों में खूब घूमे। हर किसी से उनका नजदीकी संबंध रहा। यहाँ के लोगों के बीच उन्होंने कई सभाएं की और उनके दुख दर्द को करीब से जाना समझा। जमालपुर निवासी विनोदी देवी से उनकी पुरानी रिश्तेदारी थी। जब भी जमालपुर आते एक बार उनके घर जरूर जाते और खूब बतियाते। अपनी व्यवहार कुशलता से उन्होंने जमालपुर के बाशिंदों का दिल जीत लिया था। साल 2015 में राजनीतिक व्यस्तता की वजह से वो एक कार्यक्रम में शामिल होने जमालपुर नहीं आ सके, तो बेटे चिराग को भेज दिया। पिता की तरह चिराग ने भी जमालपुर को अपना लिया। जमालपुर को तो सबसे ज्यादा तवज्जो देते थे। 1983 में भी आए थे तो बहुत युवा को मदद किया था यहाँ, और उस दरमियान में बहुत आदमी खुश थे और बहुत कुछ दिया जमालपुर वाले को, जो आज की डेट में कहना भी। धरती गूंजे आसमान, हाजीपुर में रामविलास पासवान। हाजीपुर से पासवान का कुछ ऐसा ही नाता रहा। हाजीपुर से पहली बार 1977 में वो जनता पार्टी के टिकट पर चुने गए और यहीं से 8 बार लोकसभा सदस्य रहे, तो सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड भी उन्होंने हाजीपुर में ही बनाया। तो बदले में अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर को उन्होंने दिल खोल कर दिया। पासवान ने रेल मंत्री रहते साल 1997 में हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का जोनल ऑफिस खोला और बिहार का छोटा सा ये कस्बा देश भर में पहचाना जाने लगा। उनके प्रयासों से हाजीपुर ही नहीं, बिहार में रेलवे के कई बड़े दफ्तर खुले और रेल सुविधाओं का जबरदस्त विस्तार हुआ। रामविलास पासवान संबंध बनाने में माहिर थे। वो संबंधों को निभाना भी बखूबी जानते थे। चाहे वो किसी भी दल, हर जगह उनके चाहने वाले भरे पड़े हैं। बिहार के चर्चित नेता आनंद मोहन के साथ उन्होंने लंबे समय तक राजनीति की, कई रैलियां साथ साथ की, तो घर में भी आना जाना लगा रहा। आनंद मोहन की पत्नी और आरजेडी नेत्री लवली आनंद रामविलास पासवान को सच्चे समाजवादी नेता के रूप में याद करती हैं। रामविलास पासवान शोषित, वंचित, दलित, ये सबके एक सशक्त आवाज़ थे देश का। वो पगडंडी से निकल करके दिल्ली तक पहुँचे, बिल्कुल ही गरीब परिवार से, बहुत ही संघर्ष करके। तो समाजवादी विचारधारा के थे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पूरा देश याद कर रहा है।
बिहार के बीजेपी एमएलसी सम्राट चौधरी भी उन नेताओं में हैं जिनका रामविलास से काफी करीबी संबंध रहा। सम्राट चौधरी बताते हैं कि एक बार खगड़िया सीट से उनका टिकट कट गया तो वो नाराज हो गए। पासवान ने उन्हें अपने पास बिठाकर न सिर्फ मनाया बल्कि पूरे चुनाव अभियान के दौरान अपने साथ रखा। सम्राट चौधरी बताते हैं कि पासवान जैसा सबको साथ लेकर चलने वाला दूसरा नेता मिलना मुश्किल है। मेरे लिए तो अपूर्ण क्षति है, इतना प्यार करने वाला, और मेरे पिताजी से भी उनकी व्यक्तिगत संबंध बड़े लंबे लगभग 40-50 वर्षों से रहा है, और मेरे से भी लगभग 20-25 वर्षों से मैं उनसे राजनीतिक तौर पर बात करते रहा हूं। उनका सब दिन आशीर्वाद मिलते रहा। बिहार के चर्चित जेडीयू नेता संजय सिंह रामविलास पासवान की बदौलत ही राजनीति में आए। बैंक से इस्तीफा देने के बाद संजय सिंह राजनीतिक राह तलाश रहे थे तो पासवान ने ही उन्हें पहली दफा न सिर्फ एमएलसी का टिकट दिया बल्कि राजनीति का ककहरा भी सिखाया। संजय सिंह अक्सर पासवान के साथ राजनीतिक रैलियों में घूमा करते थे तो फुर्सत में जिंदगी की सीख भी दिया करते थे जो उन्हें आज भी भली भांति याद है। उनका दो चीज हमें हर समय याद आता है। वो कहते थे कि जानवर वही मरता है सड़क पर जो निर्णय नहीं ले पाता है कि बाएं जाए कि दाएं जाए। दूसरा बोलते थे कि खून से बड़ा संबंध होता है। आपका भाई आपको छोड़ देगा लेकिन जिसके साथ आपका संबंध है वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए किसी न किसी पर विश्वास करना चाहिए। खाने का बहुत शौकीन आदमी था। मछली, भूंजा, कचरी, रास्ते में जाते थे साथ में, अमरूद देखते थे, कहते थे अमरूद ले लीजिए, किसी को फोन कर दीजिए, पीछे से अमरूद खाते थे। दोस्ती हो तो ऐसी। रामविलास पासवान देश के बड़े राजनेता तो थे ही, दोस्तों के दोस्त भी थे। खगड़िया के हिमालय बिहारी मिश्र उनके सबसे पुराने मित्रों में से एक हैं। वो साल 1971 के दिनों को याद करते हैं। तब उपचुनाव में हारकर पासवान खगड़िया के स्टेशन रोड में मायूस बैठे थे। तभी चाय की दुकान पर उनकी मुलाकात हिमालय बिहारी से हुई, जहां पकौड़े के प्लेट से शुरू हुई उनकी दोस्ती हमेशा कायम रही। मेरे आगे पकौड़ी रखा हुआ था, एक चाय दुकान में हमारी दोस्ती शुरू हुई थी और मैंने कहा उनको खाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ब्राह्मण हैं, मैं पासवान हूँ, मैं कैसे खाऊंगा आपके प्लेट से पकौड़ी लेके। मैंने ज़बरदस्ती अपने प्लेट से पकौड़ी उठा के उनके मुंह में डाला, फिर मैंने अपने मुंह में डाला, फिर दूसरी पकौड़ी उठा के फिर उनके मुंह में डाला, और वो इतना भाव में ये बह गए, इतना भावुकता में आ गए कि हमको भर पांजा उन्होंने पकड़ लिया। मुजफ्फरपुर में बोचोहा में बागमती नदी ने भारी तबाही मचाई। हजारों घर बार डूब गए तो बाढ़ प्रभावितों को अन्न के दाने के लिए तरसना पड़ गया। इनकी मदद के लिए भेजी गई सरकारी रकम की विभागीय अधिकारियों और बिचौलियों ने बंदरबांट कर ली। ये पुनरवाड़ा मध्य विद्यालय के वो बच्चे हैं जिनके बैंक खाते में बाढ़ राहत की रकम भेजी गई। फिर इन बच्चों को 800 रुपए थमाकर सारी रकम बिचौलिए ने निकाल ली। 150 आदमी का हमको सूची दिखाया। अच्छा, बच्चा का? हाँ, बच्चा का। अच्छा, 150 बच्चा क्या हुआ है? सबको पैसा निकाल कर रख लिया। कौन पैसा है? 6000 दाही वाला, बाढ़ वाला। हाँ। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी और गरहा कस्बे को जोड़ने के लिए बागमती नदी पर 7 साल पहले ये पुल बनकर तैयार हुई थी, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से उस पुल तक पहुंचने के लिए अप्रोच रोड ही नहीं बनाई गई। ऐसे में ये संकरी और जर्जर पुल ही आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता बच गया है, जिस पर खतरे के बीच दिन भर हजारों गाड़ियां दौड़ती रहती हैं। इस दौरान अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं। 7 साल पहले हुआ, उसके बाद बंद हो गया। इसके कारण दिक्कत है, वो पुल के कारण एक्सीडेंट होता है, इस पार भी उस पार भी एक्सीडेंट हो जाता है। सीवान के मैरवा नगर पंचायत में नल जल योजना टाए टाए फिस हो गई है। सालों पहले मैरवा के 13 वार्डों में घर घर पानी पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर नल जल योजना शुरू की गई थी।
लेकिन रख रखाव के अभाव में कुछ दिन बाद ही इस योजना ने जवाब दे दिया। इस विशाल जल मीनार ने पानी देना बंद कर दिया तो पाइपलाइन जगह जगह से फट गई और घर घर में लगे नल जंग खाने लगे। रोहतास में वन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पत्थरों का अवैध खनन जमकर हो रहा है। देखिए पत्थर माफिया ने अवैध खनन के जरिए किस तरह से सासाराम के इन पहाड़ों को खोखला कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से दिन के उजाले में खुलेआम पत्थरों की कटाई हो रही है और उसे दूसरे प्रदेशों में भेजा जा रहा है। ऐसे में खनन महकमे की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सासाराम में पहाड़ एकदम धड़ल्ले से चालू है। पहले इतना तो पहाड़ जब 1 नंबर का था तब पर भी नहीं चल रहा था जितना आज 2 नंबर में चलता है। यहाँ एकदम पहाड़ कौन कहता है कि बंद है? जो कहता है बंद दीजिए हमको 10,000 रुपया, तुरंत आपको गिट्टी आपके घर गिरवा देते हैं सासाराम पहाड़ का। मोतिहारी की समृद्धि के प्रतीक रहे हनुमान नगर शुगर मिल की दरो दीवार खंडहर होने लगी है तो सैकड़ों गन्ना किसान और मजदूर सालों से बकाया करोड़ों रुपए के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। अंग्रेजी शासनकाल में 1933 में इस चीनी मिल की नींव पड़ी थी। इस फैक्ट्री की मशीनों ने सालों तक मोतिहारी को ऊर्जा दी, लेकिन अनियमितता और लापरवाही के चलते 2013 में इसके गेट पर ताला लग गया और तब से मोतिहारी के गरीब मजदूरों के दुर्दिन शुरू हो गए। मजदूर के घर में खाना पीना नहीं हो रहा है। कितने मजदूर दावा बिना मर रहा है। कितने मजदूर ना लड़की का शादी हो रहा है और ना मेन बात है कि पैसा के आस लगाते लगाते कितने मजदूर मर गए। हरियाणा चले मजदूर। पर्व त्योहारों का समय नजदीक है तो वोटिंग में भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इस बीच हरियाणा से सैकड़ों मील का सफर तय कर ये चमचमाती बस पूर्णिया पहुंची है, जिसमें स्थानीय मजदूरों की भीड़ भरी हुई है। मजदूरों से भरी ऐसी दर्जनों बसें रोजाना पूर्णिया से बड़े शहरों के सफर पर निकल रही हैं। ये मजदूर महीनों पहले लॉकडाउन में अपने गांव लौटे थे, लेकिन बेकारी ने इन्हें एक बार फिर हरियाणा की बस पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इसका असर वोट प्रतिशत पर पड़ना तय माना जा रहा है। सर जा रहे हैं बाहर, ठीक है, 1 महीने में लौट जाएंगे। अब वोट देने के लिए तैयार बिल्कुल। पैसा कौड़ी जाने आने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। घर का भी काम कर लिए आराम से सब काम कर लिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर को। कोई दिक्कत अगर वहाँ से आने नहीं दिया था नहीं, आ जाएंगे आराम से। है पहले बिल्कुल, हाँ पूरे। बैलगाड़ी पर नेताजी। मुंगेर में चुनावी हलचल बढ़ गई है तो नारेबाजी और भीड़ के बीच ये सजी धजी बैलगाड़ी सामने की सड़क पर चली आ रही है, जिस पर सवार निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव मुंगेर की जनता का अभिवादन कर रहे हैं। साथ में समर्थकों की टोली जमकर जय घोष कर रही है। नेताजी की ये अनोखी सवारी हर किसी का ध्यान खींच रही है तो नेताजी भी जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। हम अपने कर्मों पर उनसे वोट मांगने आए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसे के दम पर हमको वोट दे दो, किसी पार्टी किसी बड़े नेता के नाम पर हमको वोट दे दो। मेरा जो कर्म है 15 साल से, मैं उसी कर्म को लेकर के जनता के बीच जाऊंगा और उनसे अपील करूंगा। वोट पर वोट पर्व की तैयारी। दरभंगा में वोट पर्व नजदीक आ रहा है तो अभी भी कुशेश्वर स्थान, गौरा बोराम और तिलेश्वर स्थान जैसे इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। ऐसे में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के ये जवान मोटर बोट पर ही निकल पड़े हैं इन बाढ़ प्रभावित इलाकों की गश्ती पर, ताकि अपराधियों पर नकेल कसकर शांतिपूर्ण और स्वच्छ तरीके से
लोकतंत्र का महापर्व संपन्न कराया जा सके। कमला और कोसी नदी है, नदी की धारा के दूसरी तरफ भी हमारे काफ़ी सारे बूथ और भवन हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने तैयारी की है। मतदान से पूर्व अभी केंद्रीय अर्धसैनिक बल आए हुए हैं, उनको छापामारी में लगाया गया है। उनके साथ मिलकर पुलिस अपराधियों के विरुद्ध, शराब माफिया के विरुद्ध छापामारी कर रही है। हमर वोट हमर अधिकार। मुजफ्फरपुर की दीवारों पर मिस्र की प्रसिद्ध ग्राफिटी आर्ट का जादू खूब दिख रहा है। कोरोना के बीच आने वाले चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ग्राफिटी आर्ट के जरिए संदेश दिया जा रहा है। इन कलाकारों का जत्था शहर की प्रमुख चौक चौराहों और तमाम सार्वजनिक स्थानों पर आकर्षक रंगों और कलाकृतियों के जरिए ग्राफिटी आर्ट के संदेश उकेर रहा है, जो आम लोगों को खूब भा रहा है। हमने जब से बनाया है, ग्राफिटी आर्ट को बनाया है, तब से लोग इसको बार बार देखना चाहते हैं और पूछते हैं कि ये कौन सी आर्ट है। तो जिला प्रशासन की ओर से ये बहुत अच्छी पहल है, जिसमें हम मतदाता को जागरूकता करने के लिए और जागरूक करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग में कैसे वोटिंग की जाए, उस टाइप के चित्र का भी यहाँ पर